हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पार्ट 1 किया था चैप्टर 1 केमिस्ट्री का। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। हम लोगों ने कल तापमान के बारे में पढ़ा था कि तापमान परिवर्तन करने से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, और आज हम लोग पढ़ेंगे कि दबाव बढ़ाने या घटाने से, किसी दाब में परिवर्तन करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। कल हम लोगों ने सिलेंडर का एक एग्जाम्पल लिया था कि एक सिलेंडर में हम लोग क्या करते हैं कि जब गैस को रखते हैं, एलपीजी गैस हम लोग जो यूज़ करते हैं घर में, उसको अगर हम लोग रखते हैं एलपीजी गैस को, तो जब हम लोग उसको क्या करते हैं, हिलाते हैं, तो हमें उनमें द्रव होने का एहसास होता है, सुनाई देता है। बोल रहा है कि मान लीजिए एक सिलेंडर ले लेते हैं और उस पर क्या करते हैं, एक पिस्टन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, यानी इस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जब हम लोग प्रेशर लगाते हैं तो क्या होगा, जब हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग उस पर पिस्टन की मदद से सिलेंडर में जो गैस भरी हुई है उस पर हम लोग जब दाब लगाएंगे, दबाव लगाएंगे, तो वो क्या होगा कि उसकी गैस के जो कण के बीच में जो खाली स्थान कण होते हैं वो क्या होंगे, पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, कंप्रेस्ड हो जाएंगे, संपीड़ित हो जाएंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि गैसियस के बारे में कि गैस जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जा सकता है। पूरी तरह से गैस को क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे। इसके बाद का टॉपिक जो है हमारा वो वाष्पीकरण है। बोल रहा है दाब के बढ़ने और तापमान घटाने से गैस द्रव में बदल सकती है। जब हम लोग क्या करेंगे, दबाव को बढ़ाएंगे और तापमान को घटाएंगे, तो जो गैस है वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। बोल रहा है क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है, इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। बोल रहा है टेम्परेचर कम करके और क्या करना है, प्रेशर को ज़्यादा लगाने पर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस में परिवर्तित हम लोग कर सकते हैं। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, CO2 हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि CO2 जो होता है वो गैस के फॉर्म में पाया जाता है। बोल रहा है कि जब वायुमंडलीय दाब का माप एक एटमॉस्फेयर हो जाता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में बन जाता है। हम लोग प्रेशर को जो है वो एटमॉस्फेयर यानी ATM में नापते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वाष्पीकरण है। हम लोग को जानना है वाष्पीकरण। उससे पहले एक फिगर यहाँ पे दिया हुआ है कि किस प्रक्रिया से हम लोग किस चीज़ को किस में बदलते हैं। ठीक है, ठोस का जब हम लोग संगलन करेंगे, यानी ठोस जब पिघलेगी तो वो क्या करेगी, द्रव को बनाएगी। द्रव जब वाष्पीकृत होगा तो वो क्या बनाएगा, गैस बनाएगा। हम लोग पढ़े थे कि अगर हम लोग पानी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कि सपोज कीजिए कि मैम हम पानी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो ठोस अवस्था में क्या कब होता है, जब ये 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है तो पानी क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। और ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। टेम्परेचर को कितना करते हैं हम लोग, 0 से लेके जाते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे। 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। जब पानी का तापमान हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, यानी 100 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, तो ये क्या करेगा, वाष्पीकरण करेगा, यानी वाष्प बनाएगा। वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं। बोल रहा है कि फिर गैस से ठोस बनने के लिए निक्षेपण की प्रक्रिया होगी, और गैस से द्रव बनने के लिए संघनन की प्रक्रिया होगी। और एक यहाँ पे एक न्यू टर्म आया है, ऊर्ध्वपातन। ये ऊर्ध्वपातन होता क्या है, जब कोई वस्तु ठोस से क्या होगा, डायरेक्टली चेंज करेगा और वो गैस बन जाएगा। जब कोई वस्तु क्या करेगा, ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैसीय अवस्था में चला जाएगा। देखिए, जब कोई वस्तु क्या करेगा, ठोस अवस्था से डायरेक्ट क्या करेगा, गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, यानी गैस बन जाएगा, तो वैसे प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन इसको बोलते हैं। ये प्रक्रिया किस में दिखाई पड़ती है, तो ये प्रक्रिया दिखाई पड़ती है कपूर में। कपूर में जब ठोस कपूर को हम लोग वायुमंडल के संपर्क में छोड़ देंगे ना,
तो ये ठोस कपूर जो होता है वो द्रव अवस्था बिना बनाए, बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए डायरेक्ट किस अवस्था में चली जाती है, तो गैसीय अवस्था में चली जाती है, गैस बन जाती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हमारा क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। बच्चे कल मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि सेल्सियस में बदलने के लिए यानी 0 डिग्री सी से केल्विन में बदलने का क्या तरीका था, हम लोग क्या करते थे, 273 को क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, यानी क्या करते थे, माइनस करते थे। तो कल ये एग्जाम्पल मैंने बताया भी था कि 300 अगर दिया हुआ है केल्विन, तो इसमें कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, 273। जब 273 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके बाद हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और यही क्या है, तापमान में परिवर्तन है। अगला सवाल पूछ रहा है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था होगी। जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, देखिए बच्चे 100 डिग्री सेल्सियस में ये क्या हो जाएगा, जल जो हो जाएगा वो वाष्प बन जाएगा। क्या हो जाएगा, वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस में भी क्या होगा, ये वाष्प बनेगा। शायद यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो इस अवस्था में क्या होगा, ये पानी के रूप में रहेगा। अभी जस्ट हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वाष्पीकरण। वाष्पीकरण होता क्या है, अभी मैंने कहा कि जल जो है वो क्या करेगा, टेम्परेचर पे, एक निश्चित टेम्परेचर यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे वो पानी जो है वो गर्म होकर जब वाष्प बन जाएगा, तो वाष्प, पानी का वाष्प बनने की प्रक्रिया ही वाष्पीकरण कहलाती है। चलिए देख लेते हैं, पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है। क्या आपने दैनिक जीवन में से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है। चलिए देखते हैं, यहाँ एक टर्म आया है कि ये क्वथनांक क्या होता है। चलिए गलनांक और क्वथनांक के बारे में जानते हैं। देखिए ठोस अवस्था से हम लोग द्रव अवस्था में जाने के लिए ऊष्मा देंगे, कितना, 25 डिग्री सेल्सियस देंगे टेम्परेचर। और द्रव से गैसीय अवस्था में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्योंकि जैक बोर्ड में MCQs पूछता है, तो कई टाइम ये सवाल पूछा गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस में या केल्विन पे, एक निश्चित केल्विन टेम्परेचर पे किस अवस्था में पानी पाया जाएगा। ठीक है, जब गैस को हम लोग क्या करेंगे, शीतल करेंगे यानी कंडेंसेट करेंगे, तो वो क्या होगा, द्रव अवस्था में हो जाएगा। उससे ज़्यादा उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, कंडेंसेट करेंगे, शीतलता देने का मतलब होता है कंडेंसेट करना, यानी उसका टेम्परेचर को क्या करना, चेंज करना, तो वो ठोस अवस्था में चल जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गलनांक क्या होता है। गलनांक यानी बच्चे मेल्टिंग, नाम से ही पता चल रहा है कि मैं मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है। मेल्ट होना यानी पिघलना, बोल रहा है जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है, जिस तापमान पे कोई सा भी ठोस वस्तु जो है वो पिघलकर अगर द्रव बनाता है, तो वह उसका गलनांक कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। फॉर एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पे बच्चे, एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बर्फ का गलनांक 273.6 केल्विन होता है। देखिए यहाँ केल्विन में दिया हुआ है, यानी क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि 273 केल्विन इज इक्वल टू होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पे दिया हुआ है 273.16। जब ये 16 का भी अगर अंतर इसमें नज़र आएगा, तो ये बर्फ़ क्या होगा, पिघलना शुरू करेगा और बर्फ़ पिघलकर अपने अवस्था में परिवर्तन करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारा आया था क्वथनांक। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। एक निश्चित तापमान पे क्या होता है कि कोई भी वस्तु क्या होता है, बॉईल करने लगता है और अपने अवस्था में परिवर्तन करता है। जब कोई वस्तु एक निश्चित तापमान पर अपनी अवस्था को परिवर्तित करके वाष्प में बदल जाता है,
तो उस वस्तु की उस अवस्था को क्या कहते हैं हम लोग? क्वथनांक कहते हैं। तो उसे वस्तु की क्वथनांक कहते हैं। जैसे हम लोगों का जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? पानी पूरी तरह से उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है, और एक स्टेट ऐसा आता है कि ये क्या बन जाता है? तो वाष्प बन जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन मैंने समझा दिया है। कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे प्रक्रिया करके गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल दिए जाते हैं, उन वैसे प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं वाष्पीकरण पे, कि वाष्पीकरण क्या था। वाष्प बनने, जल का वाष्प बनने की प्रक्रिया ही वाष्पीकरण कहलाएगा। अब आता है, हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। बोल रहा जितने भी कण हैं उनमें क्या होती है? अपनी कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वो दूसरे कणों को आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। बोल रहा है दूसरे जो कण होते हैं, मान के एक एग्जाम्पल चलेंगे, अभी हम लोग वाष्पीकरण को देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि आकर्षण बल उन लोगों में, मान लीजिए कि ये एक क्या है? बहती हुई नदी है। ठीक है, बहती हुई नदी में क्या होता है? पानी होता है। जब इस पर सनलाइट बहुत तेज़ी से फॉल करता है, सूर्य की रोशनी, तो ये पानी क्या होता है बच्चे? ऊपर के कण इनके क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने की वजह से इनके बीच की गतिज ऊर्जा इतनी अधिक हो जाती है, ये ऊपर की तरफ उठने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या है? हाई है। मैंने कल भी कहा कि कोई भी चीज़ जो है वो हाइयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हाई कंसंट्रेशन से किधर की तरफ जाते हैं? लो की तरफ जाते हैं। यानी मैम कोई भी वस्तु जो है वो अधिक से कम की तरफ जाएगा, कम से अधिक की तरफ नहीं जाएगा। तो सेम प्रक्रिया यहाँ भी होती है। बोल रहा है क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होना ही प्रक्रिया कौन सी है? वाष्पीकरण है। यहाँ से यहाँ तक वाष्पीकरण देखिए लिखा हुआ है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? वाष्पीकरण कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वो कौन कौन से कारक होंगे जो वाष्पीकरण को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। देखिए, पहला है प्रभावित करने वाले कारक में नंबर 1 है तापमान में वृद्धि। तापमान यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, यानी मैम टेम्परेचर को क्या करेंगे हम लोग? बढ़ाएंगे। तो क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर? तापमान बढ़ने पर अधिक कणों का पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उनका क्या होगा? गतिज, पर्याप्त मात्रा में उनकी गतिज ऊर्जा जो है उनको मिलती है, जिससे वे क्या होंगे? वाष्पीकृत अधिक होंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वाष्पीकरण अधिक होगा, यानी तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण भी क्या होगा? अधिक होगा। इसका मतलब यह है कि तापमान में वृद्धि होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी क्या होगा? बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा, वाष्प भी अधिक बनेगी। ठीक है, वाष्प की मात्रा अधिक होगी। नेक्स्ट है आर्द्रता में कमी। बच्चे आर्द्रता किसको बोलते हैं? वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता का इंग्लिश होता है ह्यूमिडिटी। क्या होता है? ह्यूमिडिटी। बोल रहा है किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घटेगी, यानी आर्द्रता अधिक होगी तो वाष्पीकरण कम होगी। नेक्स्ट, वायु की गति में वृद्धि। जितनी गति अधिक होगी उतनी ही वाष्पीकरण अधिक होगी, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा, लेकिन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ेगा तो ये वाष्पीकरण घट जाएगा, आर्द्रता बढ़ेगी वाष्पीकरण घटेगा।
हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है, और जल वाष्प की मात्रा घटेगी तो क्या होगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा। अब बोल रहा है वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव का निरंतर वाष्पीकरण होते रहता है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एक यहाँ छूट गया है, सतह क्षेत्र बढ़ने पर सरफेस एरिया जिसकी अधिक होगी, यानी सतह क्षेत्र जिसका जितना अधिक होगा वाष्पीकरण उतना होगा। फॉर एक एग्जांपल लेते हैं, गर्मियों में नदी जो है वो बहुत जल्दी सूखती है ना, इन कंपैरिजन टू किसका, कुआं। कुआं क्या होगा, आसानी से जल्दी नहीं सूखता है। क्यों नहीं सूखता है कुआं, क्योंकि कुआं का सरफेस एरिया जो है, कुआं इस तरह से होता है, कुआं का जो सरफेस एरिया यानी ऊपर का सतह का जो एरिया है वो क्या होता है, कम होता है। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वाष्पीकरण क्या है, सतह के वजह से होता है, यानी सतही प्रक्रिया है, सतह पे होने वाली प्रक्रिया है। तो जिसकी सतह क्षेत्र बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की भी दर बढ़ेगी। चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। बोला जा रहा है खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण क्या होती है, शीतलता हो जाती है। फॉर एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि गर्मियों के समय में, तेज़ धूप के समय में, गर्मियों के दिन के बाद लोग अपने छत या खुले स्थान पर जल छोड़ते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाता है। वो कैसे गर्म सतह को शीतल बनाएगा, देखिए बच्चे, मान लीजिए कि ये खुली जगह पे है, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को डाल रहे हैं, ठीक है। जब इस पे हम लोग जल को छोड़ेंगे तो यहाँ पे जो गुप्त ऊष्मा है वो क्या करेगी, पानी को वाष्पीकृत करने के लिए अपनी ऊर्जा देगी, आसपास की ऊर्जा देगी, और ये जब वाष्पीकृत होने के लिए जो ये ऊर्जा लगेगी तो क्या होगा, जो छत गर्म थी वो क्या हो जाएगी, शीतल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, गर्मियों में सूती के कपड़े हमें क्यों पहनने चाहिए, ये सारे आप लोग खुद से पढ़ लोगे, इनमें कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा। कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड दिए हुए हैं वाष्पीकरण से, उनको भी आप लोग करेंगे। अगर कहीं आपको क्वेश्चंस में भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बताएंगे, क्वेश्चंस का और आंसर्स का एक अलग से लेक्चर हम लोग अपलोड करेंगे उसके लिए। अगर आप लोग कमेंट करते हो कि क्वेश्चंस में अगर प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर आएगा वो बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट होगा, सेल, कोशिका, तो वो अपलोड होगा जल्द ही। लाइक कीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।